हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छा हो रहा होगा। तो हम लोग अभी छठी क्लास का SCERT की किताब कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अध्याय 8 तक पढ़ा था, है ना। अभी हम लोग देखेंगे अध्याय 9, और अध्याय 9 में बहुत सारी बातें हैं और बहुत अच्छा पॉइंट भी है जिसको हम लोग डील करते चलेंगे। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट हम लोगों ने कलेक्ट किया है 273 ईसा पूर्व में, अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक सम्राट जो है मगध साम्राज्य का सम्राट बना। मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाते हैं, है ना। और उनके पुत्र का नाम बिंदुसार है, बिंबिसार नहीं, बिंबिसार हर्यक वंश के सम्राट है ना। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र हैं उनका नाम है बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र का नाम है अशोक सम्राट, है ना। मौर्य वंश का संस्थापक हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है, और कहता है कि प्रशासनिक कार्य में राजा की सहायता के लिए उच्च पदाधिकारी कौन थे? अमात्य कहलाते थे। देखिए, एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर पढ़ना है तो मौर्य साम्राज्य को मैंने पढ़ाया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं स्टोरी वे में। हम इस किताबों से जितना फैक्ट हो सके मैंने कोशिश किया इसको निकालने का, तो फैक्ट भी हम आपको बता रहे हैं। कहीं ज़रूरत पड़ेगा कॉन्सेप्ट का, अगर आप किताब को पढ़ेंगे तब आपको अच्छा स्टोरी लगेगा वहाँ पे, है ना। तो चलिए हम लोग इसीलिए इधर उधर आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, प्रशासनिक कार्य में राजा की सहायता के लिए उच्च अधिकारी होता था जिसको हम लोग अमात्य कहलाते थे, है ना, अमात्य कहलाते थे यहाँ पे। और अशोक की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र थी, है ना। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। और यही पाटलिपुत्र पे अशोक सम्राट ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, है ना। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था, और यहीं पे इसके अध्यक्ष जो थे मोगलीपुत्र 30 थे, है ना। मोगलीपुत्र 30 हो जाते हैं, ठीक है, यहीं पे थे। और तीसरा यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक सम्राट के द्वारा ही करवाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, जिलों की देखभाल स्थानिकों एवं गांव की देखभाल गांव की मुखिया जिन्हें ग्रामिक कहा जाता है ना। आगे देखते हैं हम लोग, गांव की देखभाल के लिए जो गांव की मुखिया थे उनको हम लोग ग्रामिक कहते हैं। उड़ीसा यहाँ पे देखेंगे, उड़ीसा कलिंग हो जाता है ना। और कलिंग ने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। और सम्राट अशोक के बारे में अगर देखेंगे तो यही कलिंग युद्ध उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है ना। और सबसे भयंकर युद्ध इन्होंने यहीं पे कलिंग को जीतने में ही लड़ी थी। सुदर्शन झील जो पूछा जाता है आपसे, सुदर्शन झील आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत भी आई है। सुदर्शन झील जो गुजरात में है का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया। आपसे पूछा जा सकता है ना, सुदर्शन झील का निर्माण किस सम्राट के द्वारा किया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के अनुयायी थे। पूछा जाता है आपसे, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं किस धर्म के अनुयायी हो जाते हैं? तो ये जैन धर्म के अनुयायी होते हैं। और यही वजह होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला चले जाते हैं, जहाँ पे शलेखना और संथारा विधि से वो खुद को मार डालते हैं, है ना। इनके गुरु जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं उनका नाम चाणक्य हो जाता है। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र, है ना। और इनको हम लोग विष्णु गुप्त के नाम से भी जानते हैं, इनको हम लोग विष्णु गुप्त के नाम से भी जानते हैं, है ना। और इन्हीं के पुत्र का नाम था जिसका नाम था राधा गुप्त, ठीक है, राधा गुप्त होता है चाणक्य। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला, है ना, चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला प्रथम यूनानी कौन होता है? यह सेल्यूकस का राजदूत है ना। मेगास्थनीज जो है यह सेल्यूकस का, यहाँ पे देखिए, सेल्यूकस का राजदूत है ना। और ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार में आता है राजदूत बनकर। पूछा जा सकता है कि मौर्य सम्राट उस समय कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाते हैं, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसके दरबार में प्रथम यूनानी
जो राजदूत आया उसका नाम है मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज का जो पुस्तिका है उसके बारे में पूछा जाता है ना। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। भाब्रू अभिलेख से अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होना और धम्म तथा संघ में विश्वास करने के संबंध में जानकारी मिलती है। पूछा जा सकता है कि अशोक सम्राट का कौन ऐसा अभिलेख है जिससे ये प्रतीत होता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। यह प्रतीत होता है कि उन्होंने धम्म और संघ में विश्वास करते थे। तो यही हो जाएगा आपका भाब्रू अभिलेख, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत भी आई है ना। और धम्म जो बात करें, यह संस्कृत शब्द का प्राकृत रूप हो जाता है धम्म। वर्तमान में जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं, है ना, जहानाबाद में। चलिए आगे हम लोग बैठेंगे। आगे हम लोग देखा जाए, अगला सवाल है हमारा वर्तमान जहानाबाद जिले के, है ना, वर्तमान जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। इसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधु के आवास के लिए गुफा दान में दे दिए जाने का विवरण प्रस्तुत करता है ना। देखिए, आजीवक संप्रदाय को कहा जाता है कि अशोक सम्राट और दशरथ ने गुफाओं का निर्माण करवाया, और ये दोनों लोगों ने आजीवक संप्रदाय को गुफा दे दिया, है ना। और यही बातें कहा जा रहा है जहाँ पे बराबर पहाड़ी में इसका जिक्र किया गया है, इसका उल्लेख है ना। एक और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप, उनका नाम रहता है जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, जो कि अशोक के शिलालेख में लिखा था। पूछा जा सकता है कि अशोक सम्राट के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो 1837 में किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, कहते हैं यहाँ पे कि अशोक ने अपने पुत्र एवं महेंद्र पुत्री संघमित्रा को, है ना, इनके नेतृत्व में धम्म प्रचार के लिए इन दोनों को श्रीलंका भेजा गया था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक ने अपने पुत्र, जिसका नाम महेंद्र है, और पुत्री जो संघमित्रा होती हैं, इनको एक दल के साथ श्रीलंका भेजा गया इस धम्म के प्रचार के लिए। सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह बनाए गए हैं, जो पूछा जाता है ना। सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह बनाए गए हैं। देखिए, 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र हमारा देश बना, तो 4 सिंहों की इस बनावट को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में हम लोगों ने क्या किया? स्वीकार किया, है ना। राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसे स्वीकार किया। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। पूछा जा सकता है किस लिपि में है? तो देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्य की ही विजय होती है ना। सत्यमेव जयते। बिहार के ही चंपारण जिले में राधिया ग्राम के निकट अरेराज नामक स्थान पर लौरिया नंदनगढ़, है ना, इस तरीके से वहाँ पे अभिलेख मिले हैं अशोक सम्राट के। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, बिहार के रामपुरवा में मिले अशोक स्तंभ का हिस्सा अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। पूछा जा सकता है आपसे, है ना, कहाँ पे मिला है? तो रामपुरवा आप देखेंगे पूर्वी चंपारण में होगा, है ना। चंपारण ये है, बिहार के चंपारण में रामपुरवा में मिले अशोक स्तंभ का हिस्सा जो अभी से राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। अब यहाँ पे देखेंगे शिलालेख में प्रयुक्त लिपियाँ जो है, तो ब्राह्मी लिपि देखेंगे, बाएं से दाएं इसको लिखा जाता था, ब्राह्मी को, और खरोष्टी जो है दाएं से बाएं लिखा जाता था। अशोक का जो 7वां अभिलेख है वो सबसे ज़्यादा लंबा है। अशोक का जो 7वां अभिलेख है वो सबसे ज़्यादा लंबा हो जाता है ना। आगे हम लोग देखेंगे, अगला टॉपिक है अध्याय नंबर 10, है ना। अध्याय 10 हो जाता है शहरी एवं ग्राम जीवन हो जाएगा, है ना। लगभग 185 ईसा पूर्व में अशोक के सक्षम अधिकारियों एवं उनकी प्रशासनिक कमजोरियों की वजह से
मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, है ना, मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। देखिए अगर सच कहा जाए तो बीपीएससी टीचर के लिए और बीपीएससी के लिए बिना किताबों का अध्ययन किए बगैर कुछ भी नहीं हासिल किया जा सकता। यूट्यूब पे बहुत सारा चीज़ें हैं पढ़ने पढ़ाने को, लेकिन बात यह है कि गाइडलाइन जो है आपको तो दिया जा रहा है, लेकिन आपको अध्ययन बहुत करना पड़ेगा। तो अध्ययन एक बार करते, क्योंकि आपके पास अगर मार्च में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट है। लेकिन अगर अगला तैयारी करना चाहते हैं तो बेहतर तरीके से तैयारी करिए, है ना। उसके लिए हम पूरा फुल कोर्स एकदम बेहतर तरीके से कराने वाले हैं, एकदम बेहतर तरीके से, ताकि आपको सिर्फ वीडियो पे ही अगर फोकस करें और एक बार किताब अगर पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपका एक अटेम्प्ट में बीपीएससी का आपका जो टीचर है वो हो जाएगा। और प्लस अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं आप, 70 या 71 की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपका रिजल्ट होने की संभावना बनेगी। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए, एक सही तरीके से होना चाहिए, है ना, सही गाइडलाइन में होना चाहिए। सब चीज़ें जो है एक तरीके से होता है। देखिए बीपीएससी को आपसे तो कोई जातीय दुश्मनी है नहीं, अगर आप उस लेवल को पार करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। वही लेवल के लिए हम लोग एक बेहतर तरीके से काम करने वाले हैं। आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर 70-71 देना चाहते हैं तो आप उसे ज्वाइन करें। और 4.0 के लिए, यानी बीपीएससी जो 4.0 है उसके लिए हम मार्च से ही स्टार्ट करने वाले हैं। एकदम फुल कोर्स रहेगा, फुल एकदम कोर्स रहेगा, जिसमें किसी भी तरीके से और किसी भी प्रकार से कमी नहीं रहेगा, है ना। ये तो एकदम है कि आपके क्या बोलते हैं, अभी रिवाइज के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। रिवाइज से आप बहुत सारे प्रश्न को यहाँ से पकड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यही किताबें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। एससीईआरटी की किताबें हैं, एनसीईआरटी किताबें हैं, यही आपके लिए महत्वपूर्ण है, बाकी कुछ नहीं। कुछ भी और कुछ भी पढ़ लीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप इसे नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सुदर्शन झील का जिक्र जो है रुद्रदामन के अभिलेख में, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, इसी में चर्चा मिलता है, जिसकी स्थापना, सुदर्शन झील का जो स्थापना है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया जाता है ना। और यही सुदर्शन झील का जो चर्चा है, जो उल्लेख है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में आपको मिलता है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आगे देखते हैं, मध्य एशिया से भारत होते हुए, है ना, मध्य एशिया से भारत होते हुए एक व्यापारिक मार्ग गुजरता था जो चीन को, रोमन साम्राज्य को पश्चिमी प्रांत से जोड़ता था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशम मार्ग बोलते हैं, है ना। यही रेशम मार्ग है, जैसे आप देख सकते हैं, जो यूनान का जो क्षेत्र हो जाता है यहाँ पे, है ना, और यही सब क्षेत्र है जो यूनान से डायरेक्ट जोड़ता था। और भारत रेशम वस्त्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। पूरी दुनिया में इससे बेहतर कोई रेशम का वस्त्र और सूती के कपड़े नहीं बनाते थे। और यही वजह था कि इन यूनानियों और भारत के बीच में प्रत्यक्ष एक संबंध बन गया था। और व्यापार बहुत ही, समझिए कि भारत में पक्ष में हो रही थी व्यापार, जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारत को ही हो रहा था। और यही वजह था कि जिस रास्ते से ये अफ़गानिस्तान होते हुए सीधे यूनान रोम पहुँचते हैं, उसी मार्ग को हम लोग रोमन मार्ग कहते हैं, जो बाद में कुस्तुनतुनिया पे जब अधिकार होता है ना, तुर्की में जब होता है तो लोग सीधे सीधे क्या करता है, यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देता है और इसी रेशम मार्ग पे इनका नियंत्रण हो जाता है। हालांकि बाद में देखेंगे तो इस रेशम मार्ग पे जो कुषाण है, कुषाणों का सबसे अच्छा नियंत्रण देखा जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आहत सिक्के चांदी या सोने के सिक्के पर राजकीय चिन्ह के आहत कर बनाए जाने के कारण आहत सिक्का इसे कहा जाता था। देखिए कहा जाता है इसे, आप देख सकते हैं, आहत सिक्के चांदी या सोने के सिक्के, है ना, सबसे पुराने सिक्के इसको माना जाता है। लेकिन सबसे अगर पुराने सिक्के की बात करें तो पंचमार्क हो जाएगा, है ना। पंचमार्क जो भारत की सबसे प्राचीन सिक्के हो जाएंगे, है ना। अगर हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो शुद्ध सोना का सिक्का है किसने जारी किया, तो शुद्ध सोना का जो सिक्का है कुषाणों के द्वारा क्या किया जाता है, इसको जारी किया गया, है ना। और सर्वाधिक सोने का जो सिक्के हैं कुषाण के द्वारा ही चलाए गए थे। आगे देखते हैं। देखिए कुषाण शासक के सिक्कों हमें बौद्ध धर्म के चित्र मिलते हैं।
कुषाण शासक के जो सिक्के हैं उसमें बौद्ध धर्म का चित्र मिलते हैं। और पटना का जो भिखना पहाड़ी है ना, अब अगर आप लोग पटना में रहते होंगे है ना, तो भिखना पहाड़ी, मुसल्लापुर हाट, यूनिवर्सिटी, नया टोला, ये सब चीज़ अगल बगल ही हैं। तो भिखना पहाड़ी संभवतः किसी समय बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने का स्थान था, भिखना पहाड़ी, है ना। यहाँ पे देखेंगे हम लोग पटना का भिखना पहाड़ी जो है संभवतः किसी समय बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने का यह स्थान था, है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्थान होता है, कहते हैं कि गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति, है ना, गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति मुखिया होता था, जो ग्राम भोजक था, है ना। पूछा जाएगा कि गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति को क्या कहते हैं? मुखिया कहते हैं, जो संभवतः ग्राम भोजक होता था। छोटे स्तर के किसान जिसके पास अपनी भूमि रहती थी उसको गृहपति कहते हैं। छोटे स्तर के किसान जिसके पास अपनी भूमि रहती थी उसको गृहपति कहते थे। और दक्षिण भारत के बड़े किसान को हम लोग बेल्लाल कहते हैं। बेल्लाल क्या है? दक्षिण भारत के बड़े किसानों को बेल्लाल कहा जाता है ना। दक्षिण भारत के बड़े किसानों को क्या कहा जाता है? बेल्लाल कहा जाता है। यह इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं, कहता है कि छोटे किसान को उनवर कहा जाता था, है ना। क्या कहा जाता था? उनवर, है ना। छोटे किसान को उनवार कहा जाता था। और भूमिहीन मजदूर वर्ग एवं दासों का कैडेशियर और अधिमय कहा जाता था। आपसे पूछा जाएगा, ये सब चीज़ें पूछ लिया जाता है। भूमिहीन जो मजदूर थे, है ना, जिनके पास ज़मीन नहीं था, दूसरे के खेतों में काम करके अपने जीवन यापन करते थे, या चाहे दास हो, उसको कैडेशियर कहा जाता था, है ना। और अधिमय भी कहते हैं, और अधिमय कहा जाता था, है ना। कश्मीर, कौशल, विदर्भ और कलिंग हीरा के लिए प्रसिद्ध था, है ना। हीरा के लिए प्रसिद्ध था, पूछा जा सकता है ना। जातक कथाएं आम लोगों में प्रचलित था। इसका संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया, है ना। किसका? तो जातक कथाओं में। जातक कथाओं का संबंध पूछेगा तो किससे हो जाएगा? बौद्ध भिक्षु से जातक कथाओं का संबंध होता है ना। कैसे निर्धन व्यक्ति अपनी चतुराई से व्यापार के माध्यम से धनी बन जाता है, यह कहानी भी इसमें मिलेगा, है ना, जातक कथाओं में। देखिए, समकालीन भारत के तटीय शहरों तोंडी, मुजरिश, पुहार, अरिकामेडु समकालीन व्यापारिक नगर थे। यह पूछा जा सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। समकालीन भारत के तटीय शहरों तोंडी, मुजरिश, पुहार, अरिकामेडु समकालीन व्यापारी क्या हो जाते हैं? नगर हो जाते हैं, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगला हम लोग देखें अध्याय नंबर 11, है ना। अध्याय नंबर 11 है, 11 हो जाता है सुदूर प्रदेशों में संपर्क। अगर आपके पास किताब हो तो पढ़ने के बाद अगर पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा, है ना। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र में शुंग वंश की स्थापना हुई है। शुंग वंश की स्थापना हुई है और कहा जाता है कि जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक हैं उनका नाम है बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या इनके सेनापति ने किया, जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। और शुंग वंश की स्थापना के बाद पहला ब्राह्मण वंश का स्थापना होता है शुंग वंश से, क्योंकि ये सारे के सारे क्या होते हैं? मौर्य सम्राट क्या होते हैं? शूद्र होते हैं, है ना। ये शूद्र वंश के शासक हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, कहता है कि इसके संस्थापक कौन हो जाते हैं? शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हो जाते हैं। और अंतिम जो मौर्य शासक है जिसकी हत्या इनके सेनापति के द्वारा किया जाता है, बृहद्रथ हो जाएगा। और सबसे प्रसिद्ध जो यूनानी शासक है उसका नाम है मिनांडर था, जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता है। और पुस्तक में देखेंगे मिलिंद पर्व, दोनों के बीच में वार्तालाप मिलता है ना। मिनांडर के बारे में पूछा जाता है ना। यह सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक था मिनांडर, है ना, जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं, यवन शासकों के पतन के बाद शक शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित किया, है ना। यवन शासकों के पतन के बाद यहाँ पे शक शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित किया। और कनिष्क जो है मगध पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर पेशावर लेकर के आया। जब कनिष्क मगध पर आक्रमण किया तो वहाँ पे एक बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम था अश्वघोष। अश्वघोष को भी उन्होंने कैद किया और अपनी राजधानी अपने साथ लेकर के आया पुरुषपुर।
कहा जाता है कि रेशम मार्ग, जहाँ से रेशम, रोम एवं चीन के बीच रेशम का व्यापार होता है, परंतु इस बात पर कुषाण शासक का नियंत्रण था। इस मार्ग पर क्या था? कुषाण शासक का क्या था? नियंत्रण था, जो पूछा जा सकता है। मैंने पहले ही बताया था आपको, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, कहता है यहाँ पे कि कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और यही कनिष्क ने चौथा, है ना, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, है ना, वो भी कुंडलवन कश्मीर में किया था। और कहता है कि बौद्ध विहार, है ना, बौद्ध विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, जो पूछा गया आपके लिए, है ना। गांधार शैली जो है, अधिकांश मूर्तियाँ बुद्ध के जीवन यात्रा से संबंधित है और बहुत इम्पोर्टेंट है ना। पूछा जा सकता है कि भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं किस शैली में बनी है अधिकतर, तो गांधार शैली हो जाता है ना। तो गांधार शैली को इंडो-मृग शैली भी कहा जाता है, इसे भी याद रखिए। इंडो-मृग शैली गांधार शैली को कहा जाता है। और कुषाण काल में मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र था। मथुरा शैली भी था और गांधार शैली भी था। और कहते हैं कि प्रमुख केंद्र कौन था? तो मथुरा था। किसका? तो कुषाण काल में कला का। मथुरा शैली में स्थानीय रूप से उपलब्ध सुंदर, है ना, आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पे कहता है मथुरा शैली में, थोड़ा छोटा किया जाए, ज़्यादा बड़ा हो गया, है ना। यहाँ पे कहता है कि मथुरा शैली में स्थानीय रूप से उपलब्ध सुंदर, है ना, और लाल बलुआ पत्थर का उपयोग होता है। याद रखिएगा इसे। मथुरा शैली में अगर जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो लाल बलुआ पत्थर का, है ना। आंध्र प्रदेश के अमरावती से बुद्ध की कई मूर्तियाँ मिली हैं। पूछा जा सकता है ना, कि अमरावती से किस चीज़ की मूर्तियाँ मिली हैं? बुद्ध की, जैन की, है ना, विष्णु का, ऐसे ही ऑप्शन दे देगा। तो आंध्र प्रदेश के अमरावती से बुद्ध की कई मूर्तियाँ मिली हैं, और अमरावती शैली कला विदेशी प्रभाव से पूर्ण मुक्त है ना, पूर्ण रूप से क्या है? मुक्त है। आगे देखेंगे हम लोग। गौतम बुद्ध की सबसे विशाल जो मूर्ति है अफगानिस्तान के बामियान के पहाड़ को काट करके बनाया गया था, जिसको तालिबानियों ने क्या किया था? उड़ा दिया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अध्याय 12, नए साम्राज्य एवं राज्य, है ना। अध्याय क्या है? 12 हो जाता है, नए साम्राज्य एवं राज्य हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रभावशाली शासक था, है ना। समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का प्रभावशाली शासक था। और समुद्रगुप्त के बारे में एरन अभिलेख, जो मध्य प्रदेश और विभिन्न प्रकार को सिक्के आदि से जाना जाता है ना। समुद्रगुप्त के बारे में एरन अभिलेख से भी जानकारी मिलती है, और एरन अभिलेख से ही पहली बार पता चलता है कि सती प्रथा का प्रथम प्रमाण, यहाँ पे सती प्रथा का प्रथम प्रमाण मिलता है एरन अभिलेख से ही, है ना। और समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि हैं उनका नाम हरिसेन है, पूछा जाता है ना। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो हैं हरिसेन है। और गुप्तों के बारे में कहा जाए तो गुप्त वंश को स्थापत्य कला का, है ना, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है ना, स्वर्ण युग कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन है? हरिसेन हो जाते हैं, है ना। ये सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कालखंड में भी पूछा जा सकता है कि गुप्त की वंशावली बताइए। तो श्रीगुप्त कब से कब शासन किया? तो 240 लेकर के 280 ईस्वी तक किया। उसके बाद घटोत्कच जो है 280 से 319 तक शासन किया। उसके बाद जो चंद्रगुप्त प्रथम है 319 से 35 तक शासन किया। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका ये समुद्रगुप्त 335 से 375 तक शासन किया, इसे याद रखिएगा, है ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे, और ये हमारा जो पॉइंट होता है यहाँ पे, ये देखिए, रामगुप्त 375 से 415 तक है। और कुमारगुप्त, है ना, कुमारगुप्त जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया 4 से 1500 455 ईस्वी है। और स्कंदगुप्त की बात करें तो 455 से 467 ईस्वी तक शासन करते हैं, इसे याद रखिएगा, है ना। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त को हटाकर इसका योग पुत्र जो चंद्रगुप्त द्वितीय है शासक बना, है ना। दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नाम का जिस शासक का उल्लेख मिलता है
उसे हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं, है ना। जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता की शादी दक्षिण भारत के वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था, है ना। रुद्रसेन द्वितीय से किया था, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का शादी, जिसका नाम है प्रभावती गुप्त की शादी, है ना, दक्षिण भारत के जो वाकाटक नरेश थे रुद्रसेन द्वितीय से इन्होंने शादी किया। और चीनी यात्री जो फाहियान है, पूछा जाता है किसके समय में भारत की यात्रा पे आए थे, है ना। चीनी यात्री जो फाहियान है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में आता है। और कहा जाता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल में शिक्षा के महान केंद्र जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। और यही नालंदा विश्वविद्यालय में ही ह्वेनसांग जो है एक विद्यार्थी बनकर जो चीन से आते हैं यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, है ना, ह्वेनसांग। आगे हम लोग देखते हैं, कहता है पल्लवों का प्रथम महत्वपूर्ण शासक महेंद्र वर्मन प्रथम हुआ, है ना। और पल्लवों को द्रविड़ शैली के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। पल्लवों को ही कहा जाता है कि यही द्रविड़ शैली के संस्थापक हैं। पल्लवों ने वास्तुकला को काष्ठ और कदरा कला से मुक्त किया है। किसने? पल्लव ने। और ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा की गई है। पूछा जा सकता है ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है, तो पुलकेशिन द्वितीय से है। और पुलकेशिन द्वितीय का जो प्रशंसा है ऐहोल अभिलेख में प्राप्त होता है ना। आगे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो है, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को हरिसेन ने लिखा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, इसको हरिसेन ने लिखा, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। आगे हम लोग देखेंगे, आगे देखते हैं कामरूप। असम का पुराना नाम है जिसको हम लोग कामरूप कहते हैं, है ना। असम का पुराना नाम है जिसे हम लोग कामरूप कहते हैं। और ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, है ना। सबसे अच्छा है ये जो आपका रिवाइज है, छठी क्लास में देखिए ना, इतनी बेहतर मटेरियल आपको दिया है छठा क्लास में। कामरूप असम का पुराना नाम। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बना, जो हुनों को पराजित किया और शक्रादित्य की उपाधि दी। बीपीएससी में ये सवाल पूछ चुका है ना। कुमारगुप्त के बाद शासक कौन बना, तो स्कंदगुप्त हो जाता है जो शासक बना। और ये स्कंदगुप्त के समय में ही हुनों का आक्रमण बार बार होता था। कहा जाता है कि हुनों को पराजित किया, और पराजित करने के बाद इन्होंने शक्रादित्य की उपाधि धारण की। बीपीएससी में यह सवाल पूछा गया है ना। प्रथम हुन आक्रमण की बात करें, प्रथम हुन आक्रमणकारी तो तोरमन होता है। और इनका पुत्र जो है मिहिर जो है बौद्ध धर्म के प्रति घृणा करता था, और इसने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या और बौद्ध विहार को नष्ट किया, है ना। कौन? तो तोरमन ने। ठीक है, प्रथम हुन आक्रमणकारी तोरमन हो जाते हैं। इन्होंने बौद्ध धर्म से घृणा किया है। अगला देखेंगे, बौद्ध धर्म से घृणा। चलिए अध्याय नंबर 13 हो जाएगा। अध्याय नंबर 13 हो जाएगा, संस्कृति और विज्ञान हो जाता है। संस्कृति और विज्ञान हो जाता है ना। भारत के इतिहास में चौथी एवं 7वीं सदी के बीच का समय सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक प्रगति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ना। इसको पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छा मतलब फील होगा आपको जब किताब में पढ़ेंगे तो। संस्कृति और विज्ञान का इस समय लोगों का क्या होता है, लोगों का बौद्धिक विकास धीरे धीरे खुलने लगता है। बहुत सारे लोग धर्म के प्रति विरोध प्रकट करने लगते हैं। बहुत सारा साहित्य का रचना होने लगता है, नए नए चीज़ का स्थापना होने लगता है ना। तो भारत की जो इतिहास में चौथी एवं 7वीं सदी के बीच का समय जब देखेंगे तो सांस्कृतिक में वैज्ञानिक प्रगति के दृष्टिकोण से क्या है, महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी समय देखिए कुमार संभवम, जिसकी रचना कालिदास के द्वारा किया जाता है। शिव पार्वती के प्रेम में, है ना, व्यथु का वर्णन किया गया है कुमार संभव में कालिदास के द्वारा। कालिदास की अन्य भी रचनाएं हैं जिसके बारे में बीपीएससी के में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे ऋतु संहार, ऋतु संहार की रचना किसने किया, कालिदास के द्वारा होता है ना। मेघदूत की रचना भी कालिदास ने किया। कुमार संभवम की रचना भी कालिदास के द्वारा किया गया। और रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है, पूछा जाता है बार बार, यह भी कालिदास के द्वारा ही रचना हुआ। किताब को तो रट ही जाइए एकदम। शूद्रक की रचना किसने किया, मृच्छकटिकम हो जाता है। और ये आपके लिए बहुत वीवीआई है ना, बहुत वीवीआई हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे देखिए पूछा जाएगा आपसे,
देखिए मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं और यह प्रश्न पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस में चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है। पूछा जा सकता है आपसे कि कौन ऐसा किताब है जिसमें चाणक्य की योजनाओं का वर्णन मिलता है? तो यह मुद्रा राक्षस है। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो जाते हैं? विशाख दत्त हो जाएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक अमर सिंह ने अमरकोश की रचना किया था। चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है कि इनके दरबार में 9 रत्न थे जो साहित्य जगत के पिलड़ माने जाते हैं, और उन्हीं में एक नाम है अमर सिंह, जिनकी कृति है अमरकोश, है ना। कामसूत्र के लेखक जो हैं वात्स्यायन थे। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन हो जाते हैं। और पंचतंत्र के लेखक की बात करें तो विष्णु शर्मा थे। पंचतंत्र के जो लेखक है विष्णु शर्मा है। और यहाँ पे देखिए गर्भगृह की बात करें तो मंदिर के अंदर, है ना, का भाग जहाँ मूर्तियाँ रहते हैं, जैसे आप रामलला का जो भी प्राण प्रतिष्ठा हुआ है वही गर्भगृह है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं हम लोग अगला, सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण ईंटों से हुआ है। सारनाथ का जो धार्मिक स्तूप है इसका निर्माण पूछा जा सकता है किससे हुआ? तो ईंटों से इसका निर्माण हुआ है ना। और मूर्तिकला के क्षेत्र में 4वीं से 7वीं सदी के बीच में मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में क्या था? उभरा। और विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति जो है देवगढ़ के दशावतार मंदिर है ना। और ये देवगढ़ की जो दशावतार मंदिर है इसका निर्माण भी गुप्त काल में ही हुआ, है ना। इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ। विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति जो देवगढ़ के दशावतार मंदिर हो जाता है ना। तो ये गुप्त काल में ही होता है। अगला देखते हैं हम लोग, चित्रकला का सबसे अच्छा उदाहरण। जैसे चित्रकला का देखेंगे तो चित्रकला का सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ मिलता है? अजंता की गुफाओं में मिलता है। और एलोरा की गुफा का निर्माण जो है राष्ट्रकूट के द्वारा करवाया गया था। पूछा जाता है एलोरा का गुफा जो है उसका निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूट के द्वारा करवाया जाता है। और सबसे पहले ऋग्वेद जो है पुस्तक की रचना होती है। सबसे पहला जो रचना पुस्तक का हुआ वो है ऋग्वेद। आयुर्वेद के विद्वान और महान चिकित्सक जिनका नाम है धन्वंतरी, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। बहुत इम्पोर्टेंट है ना। आयुर्वेद के जो महान विद्वान और महान चिकित्सक जिनका नाम है धन्वंतरी, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी ध्रुव पर घूमती है। पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही थे। आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले बताया कि पृथ्वी क्या है? गोल है ना। और शिल्पाधिकारम तमिल साहित्य है, याद रखिए। शिल्पाधिकारम जो है तमिल साहित्य हो जाता है, बौद्ध भी आई है। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है क्या है? एक नाटक है, इसे भी याद रखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना। चलिए आगे देखते हैं। हर्षवर्धन की जो रचना है, हर्षवर्धन की कुछ किताबें हैं जो पूछा जाता है आपसे, है ना। जैसे हर्षवर्धन की रचना देखेंगे, ठीक है, तो इसमें देखिए नागानंद हो जाएगा, है ना, नागानंद। उसके बाद आपका हो जाएगा रत्नावली, है ना, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है। इसे याद रखेंगे आप लोग। हर्षवर्धन की जो रचना है नागानंद हो जाएगा, रत्नावली हो जाएगा और प्रियदर्शिका हो जाएगा। इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलंगो ने, है ना, इलंगो ने शिल्पाधिकारम की रचना की। इलंगो आदिगल इसको बोलते, इलंगो आदिगल ने शिल्पाधिकारम की रचना की, है ना। अब हम लोग देखते हैं अध्याय हम लोग का है 14। अध्याय क्या हो जाता है? 14 अध्याय हो जाता है ना। तो 14 अध्याय में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 14 अध्याय में है। चलिए यहाँ तक इसको ख़त्म करते हैं। 14 डॉक्टर सदाशिव, है ना, डॉक्टर सदाशिव अल्तेकर महान पुरातत्वविद एवं इतिहासकार थे, ठीक है। कौन हो जाते हैं? तो डॉक्टर सदाशिव अल्तेकर। और काशी प्रसाद जायसवाल है, यह मिर्ज़ापुर के निवासी थे। काशी प्रसाद जायसवाल पूछा जाता है ना। और इनकी पुस्तकों ने इतिहास लेखन में क्रांति ला दी। इनकी पुस्तक ने क्या किया? क्रांति ला दिया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पटना संग्रहालय की जो स्थापना हुआ
केपी जायसवाल के प्रयास से हुआ है पटना संग्रहालय की स्थापना। पूछा जा सकता है, बहुत वीवीआई है। पटना संग्रहालय की स्थापना किनके प्रयास से हुआ, तो केपी जायसवाल हो जाते हैं। केपी जायसवाल को लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा, वर्णलाल और हरदयाल एवं बीडी सावरकर से संपर्क हुआ था, है ना, केपी जायसवाल को। देखिए कहता है यहाँ पे कि बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी के संस्थापक सदस्य कौन हो जाते हैं, केपी जायसवाल हो जाएंगे, है ना, केपी जायसवाल। और ये सब प्रश्न पूछ दे तो कहाँ मिलेगा, सिर्फ एससीईआरटी में ही ये सब प्रश्न मिलता है, बाकी तो कोई भी मटेरियल में आप खोज के रह जाएगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं केपी जो राजेंद्र हैं, राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार इतिहास परिषद की स्थापना उन्होंने किया था, है ना। केपी राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार इतिहास परिषद की स्थापना किया था। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया के, है ना, हिस्ट्री ऑफ इंडिया केपी जायसवाल ने 1930 में इसका निर्माण किया, है ना। बिहार युदय एजेज के संपादक जो हैं आर दिवाकर हो जाते हैं, है ना, आर दिवाकर हो जाते हैं। और यहाँ से हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, यहाँ से देखिए ये एनसीईआरटी का कुछ निचोड़ हमने इसको कलेक्ट किया है, जैसे हम लोग देखेंगे, है ना, ज़्यादा लंबा नहीं है, ताकि आपको ये दिख जाएगा, है ना। इसमें हम आपको इशारा करा देंगे, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए एससीईआरटी की किताब है। एनसीईआरटी भी उतना बेहतर नहीं लिखा है जितना बेहतर आपको समग्र जो है बिहार शिक्षा, जो समग्र अध्ययन जो आप देखते हैं यहाँ पे, है ना, सर्व शिक्षा जो समग्र है, यह सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी का कुछ इतिहास है ना, जो इम्पोर्टेंट है उस फैक्ट को हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।